हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नवीक एकेडमी में। आज अपनी अगली क्लास है जिसमें अपन डिस्कस करने वाला है राजस्थान का बजट। मैंने बताया था आपको जब अपनी क्लास चल रही थी कि बजट और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे अपन कवर करेंगे। इस क्लास में अपन राजस्थान का बजट पढ़ने वाले हैं, बजट 2026-27। बजट 2026-27 इसमें सारे प्रावधान अपन नहीं पढ़ रहे। जो भी आपके प्रावधान है एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो अपन यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये उम्मीद है कि आपके परीक्षा में हूबहू यहाँ से प्रश्न आपके छपेंगे। ठीक है, तो सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि थोड़े दिन बाद में जो अगली क्लासेज होगी उसमें अपन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। चैप्टर वाइज सारे प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपन कंटेंट यूट्यूब पर उपलब्ध करवाते हैं उसकी सारी PDF आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाती है। और यूट्यूब को भी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जो भी राजस्थान में तैयारी कर रहा है, आपको पता है कि बजट से जो प्रश्न उठते हैं पूरे साल भर चर्चा में रहते हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे अगले बजट तक ये जो प्रश्न है आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा। तो आज चलते हैं बजट के बारे में। बजट 2026-27 में राजकोषीय संकेतक। पहली न्यूज क्या है, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, राजकोषीय संकेतक। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो बजट 2026-27 आया है आपके, इसकी जो राशि या फिर प्रश्न आया था एक बार कि बजट का आकार कितना है। ये प्रश्न आपसे वन लाइनर में पूछा जाएगा कि बजट 2026-27 का आकार कितना है। तो आकार का मतलब इस बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना 6,10,956 करोड़ रुपए, 6,10,956 करोड़ रुपए का ये बजट है। यह राजस्थान के बजट का आकार है। ठीक है, याद रखना। बजट अनुमान 2026-27 की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण अनुमान बात करें अपन राजकोषीय संकेतकों के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, राजस्थान पॉलिटी जब पढ़ाई थी जिसमें बजट वाला उल्लेख मैंने आपको चैप्टर समझाया था कि जो बजट है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। संविधान में किसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है भाई। ठीक है, किसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका संविधान में उल्लेख है। याद रखना। अभी जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है इसे सदन में या विधानसभा में कौन रखता है, तो कौन रखेगा, विधानसभा में कौन रखेगा, वित्त मंत्री रखेगा ना। राज्य का वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। सेंटर में बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। अच्छा, इसे कौन बोलेगा, कौन कहेगा बजट रखने के लिए, तो याद रखना आपके राज्यपाल महोदय, राज्यपाल कहते हैं कि बजट रखिए। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये भी आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं भाई, है ना। याद रखना बजट सदन में कौन रखता है, वित्त मंत्री रखता है। उसकी आपके सिफारिश कौन करता है, कौन बोलता है कि भाई बजट रखिए, तो राज्यपाल बोलता है ना। ये बात याद रखना। यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है, आपको मैंने पढ़ाया था पॉलिटी में कि ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली न्यूज है आपकी राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां मतलब कितना राजस्व हमें मिलेगा, राज्य सरकार को कितना राजस्व मिलने वाला है अगले वर्ष। अगले वर्ष से मतलब वर्ष 2026-27 में। ठीक है, 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए का आपका राजस्व प्राप्ति होने वाली है। रटने वाली चीज़ें हैं यहाँ से आपके, ये मान लीजिए कि RS का जो एग्ज़ाम है, SI का एग्ज़ाम है, RPSC फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का आपके एग्ज़ाम है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बात है कि LDC की जो 10,000 भर्ती आ रही है, तो LDC की भर्ती में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उससे 2 बार डिवाइड किया हुआ है सिलेबस में। तो वहाँ यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे बजट में और आर्थिक समीक्षा के। ठीक है, ये 2 चीज़ें अपन को रट लेनी है आने वाले समय में। ये मान लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण कोई टॉपिक रहने वाला है तो है आपकी आर्थिक समीक्षा और बजट। याद रखना। राजस्व व्यय की बात करें, कितना पैसा हम खर्च करेंगे, कितना पैसा राज्य सरकार खर्च करने वाली है, तो याद रखना राजस्व व्यय है आपका 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए। घबराने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को जब अपन आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ भी आपको रटवा दूंगा ये चीज़ें, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अपन पढ़ेंगे अभी स्लाइड के बाद में, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको बजट से कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको अपन वापस से जब आर्थिक समीक्षा देखेंगे वहाँ भी एक बार देख लेंगे। राजस्व घाटे की बात करें तो 24,313 करोड़ 93 लाख रुपए का क्या है आपकी राजस्व घाटा है। और राजकोषीय घाटा कितना है, 79,492 करोड़ रुपए और आपके 52 लाख रुपए का क्या है आपके राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा में समझने वाली बात यह है कि यह GSDP का 3.69% है, 3.69%। ठीक है, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना इसको भाई। ये प्रश्न सीधा आएगा आपसे कि राजस्थान का राजकोषीय घाटा कितना है। ऑप्शन में मिलेगा आपको GSDP का 3.69%।
ठीक है, ये रटने वाली बात है। 3.69% आपका राजकोषीय घाटा। ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी। जैसे जो आपके जीडीपी होती है, जीडीपी क्या होती है, राज्य की भौगोलिक सीमा में जो अंतिम वस्तुएं और एक वित्त वर्ष में जो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। क्या बात है कि भाई एक वित्त वर्ष के दौरान दो बातें समझनी है। पहली बात ये कि एक वित्त वर्ष के दौरान अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। और यही बात अगर राज्य के बारे में करें तो जीएसडीपी। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो जीएसडीपी कितनी है राजस्थान की, 21,52,100 करोड़ रुपए। 21,52,000। अगर आप बोलोगे इस स्लाइड में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है, तो एक तो ये पॉइंट आपका सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के बजट का आकार कितना है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितनी है राजस्थान की। तो याद रख लेना इसको, 21,52,100 करोड़ रुपए राज्य की जीएसडीपी है, इसे रटना है भैया ना। दूसरा राजकोषीय घाटा कितना है, 3.69%। जीएसडीपी का 3.69% क्या है, आपके राजकोषीय घाटा है। ठीक है, ये चीजें सारी रटनी है। वापस एक बार रिकॉल करता हूं मैं, राजस्थान के बजट का आकार कितना था, याद रखना 6,10,956 करोड़ रुपए राजस्थान का बजट का आकार था। राजस्व प्राप्ति कितनी है, 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए। यदि आप शुरू के 3 भी याद रखते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। राजस्व व्यय कितना है, 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए आपका राजस्व व्यय है। ठीक है, राजस्व घाटा कितना है, 24,313 करोड़ 93 लाख रुपए का आपका राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटा, यदि ये संख्या याद नहीं रहे कोई बात नहीं, ये परसेंटेज जरूर याद रखना है, इसको नहीं भूलना है कि जीएसडीपी का 3.69% आपका क्या है, राजकोषीय घाटा है। राजस्थान की जो जीडीपी है या फिर जीएसडीपी है, इसका आकार कितना है, आकार याद रखना 21,52,100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस स्लाइड में ये समझने वाली बातें हैं कि जो बजट है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। आप सोचोगे कि ये यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की बातें हैं। अरे भाई, इसको इकोनॉमी में पूछा हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिए गए थे आपके, आरपीएससी ने पूछा था प्रश्न, उसमें था कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, बजट का आकार इतना है। ये इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अपन नेक्स्ट लेवल सीरीज में ये प्रश्न देख रहे हैं। आप जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है जाके एक बार क्लास देख लीजिए। उसके बाद में ये जो बजट था आपका, बजट 2026-27 में, ये समझना भाई एक बार, बजट 2026-27 में आपके जो प्रावधान किया गया था बजट का, तो बजट में 10 स्तंभ दिखाए थे। किसके स्तंभ दिखाए थे, 10 स्तंभों पर आधारित था बजट। ठीक है, बजट किस पर आधारित है, बजट 10 स्तंभों पर आधारित है। हम आगे देखेंगे कि 10 स्तंभ कौन कौन से हैं आधारित था, है ना, ये याद रखना। बजट 10 स्तंभों पर आधारित है। 10 के 10 स्तंभ से आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। पहला स्तंभ है आपके अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पहला स्तंभ है। इसमें क्या है कि राजस्थान सरकार ने जो बजट लाई है आपके, इसमें आपके जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर ध्यान दिया जाएगा, इसका विकास किया जाएगा। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। उसके बाद में कोई और अध्याय आएगा जिसमें अपन युवा शक्ति पर ध्यान देंगे कि युवाओं के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या कार्यक्रम है। ठीक है, क्या क्या ऋण सहायता उनको दी जाएगी, क्या अनुदान उनका रहना है, वो हो जाएगा। एक में आपके जो बात करेगा कृषि और किसानों के बारे में, एक अध्याय आएगा आपके, स्तंभ आएगा आपके पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो इस तरह अपन 10 स्तंभ पढ़ने वाले हैं। इन 10 स्तंभ पर आपका राजस्थान का बजट आधारित है। ठीक है, तो पहला स्तंभ किसके बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। किसके बारे में, आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। अब आधारभूत संरचना में क्या क्या शामिल होता है, आपके सड़क, जिसमें परिवहन विकास होना चाहिए। आधारभूत संरचना का पहला स्तंभ क्या होता है, आपकी सड़क व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, परिवहन का साधन आपके अच्छे होने चाहिए, बिजली वगैरह है, सड़क वगैरह है, ये सब इसमें आएंगे आपके। ठीक है, आधारभूत अवसंरचना में आएंगे। सड़क की बात करें तो ये ध्यान रखना, अब सड़क से संबंधित क्या क्या प्रावधान आपके बजट में किए गए हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, बजट से प्रश्न जो बनेंगे पूरी साल चर्चित रहने वाले हैं। और आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम में, चाहे एसआई का बात हो या आरएस का हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड का हो, एलडीसी का, जहां भी ये टॉपिक सिलेबस में है, बजट तो ये मान लीजिए करंट अफेयर से भी आपका प्रश्न बन के आएगा, है ना। रटने वाली चीजें मैं बता दूंगा, कहाँ आपको ज्यादा रटना है, मैं आपको वहां ज्यादा रोक के आप पे जोर दूंगा उस चीज पे। ठीक है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, आईटीएमएस, ये पिछले बजट में भी चर्चा में था। आईटीएमएस क्या होता है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों तथा शहरों में आईटीएमएस हेतु 2000 कैमरे
क्या है आपके 2000 कैमरे जिनकी लागत होगी आपके 100 करोड़ की लागत से। क्या बात है इसमें, इसमें ये बताया कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में, पहले ये बता दीजिए कि बिना कैमरे के ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे इंटेलिजेंट बनेगा, नहीं बनेगा। कैमरे को क्या बोलते हैं आप लोग, तीसरी आंख। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां आदमी नहीं होता वहां अपन कैमरे से काम चलाते हैं। ऑफिस वगैरह में आप देखते होंगे कि मालिक वहां पे है नहीं और कैमरे में देख के बोलता है कि भैया आप तो काम ही नहीं कर रहे हो ना, तो कैमरा तीसरी आंख की तरह कार्य करता है। अब यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, वहां आप कैमरा लगवाते हो तो आप ज़्यादा निगरानी रख सकते हो चीज़ों पे, ठीक है। तो इंटेलिजेंट हो जाएगा आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट कब, जब आप कैमरे की व्यवस्था या फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो, आईटी का उपयोग करते हो। तो राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों तथा शहरों में आईटीएमएस को विकसित करने के लिए 2000 कैमरे लगाए जाएंगे, 2000 कैमरे लगाए जाएंगे। और इस पूरी जो आपके मैनेजमेंट सिस्टम है, इस सिस्टम में 100 करोड़ की लागत आने वाली है, ठीक है। समझ गए इस बात को, आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। आगामी 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सड़क राज्य राजमार्गों के रूप में क्रमोन्नत की जाएगी। जो सड़कें हैं उसमें से आने वाले वर्ष में, ठीक है, आने वाले 2 वर्ष का मतलब है आपका वर्ष 26-27 और वर्ष 27-28, इन 2 सालों में 1000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें हम राज्य राजमार्ग के रूप में और विकसित कर लेंगे, उनको क्रमोन्नत कर लेंगे, जो पुरानी सड़कें हैं। और 2000 किलोमीटर की से अधिक की सड़कें ये किस में बदली जाएगी, आपके मुख्य जिला मार्गों में बदली जाएगी। किस में बदली जाएगी, मुख्य जिला मार्गों में। जिला सड़कें अलग होती है, मुख्य जिला सड़कें अलग होती है, ग्रामीण सड़कें होती है, राज्य राजमार्ग होते हैं और आपके जो नेशनल हाईवे होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। तो ये बोल रहा है, बजट में ये प्रावधान किया गया सड़क के बारे में कि अगले आपके 2 सालों में, 2 साल का मतलब है 2026-27 और 2027-28, इन 2 सालों में यह प्रावधान किया गया कि 1000 किलोमीटर सड़क किस में बदली जाएगी, आपके राज्य राजमार्ग में बदली जाएगी। और 2000 किलोमीटर सड़क, 2000 किलोमीटर सड़क आपके जिला, मुख्य जिला सड़कों में बदली जाएगी, मुख्य जिला सड़क के रूप में बदली जाएगी, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। याद रखना, ये प्रश्न आएगा आपके। प्रश्न कैसे आएगा कि बजट समीक्षा 2026-27 के अनुसार, बजट के अनुसार पूछा उसने कि आने वाले 2 वर्षों में कितने किलोमीटर की सड़कों को राज्य राजमार्ग के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा। आप लोग सोचोगे यार ये तो मैंने छोड़ दिया था, बजट में मैंने मेन प्रावधान पढ़ लिए और ये छूट गया। अरे मेन क्या है वो आप डिसाइड थोड़ी करोगे, बोर्ड डिसाइड करेगा ना, जो पेपर लेता है। याद रखना भाई, 100 किलोमीटर की सड़कें आपके राज्य राजमार्ग के रूप में और 2000 किलोमीटर की सड़कें किस में बदली जाएगी, मुख्य जिला सड़कों के रूप में परिवर्तित की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नॉन पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के विकास हेतु, क्षतिग्रस्त सड़कें हैं जो टूटी फूटी सड़कें हो रखी है, उनके विकास के लिए, नॉन पेचेबल सड़कों के विकास के लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान किया है कि हम उन सड़कों के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करते हैं, ठीक है। आगे है, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान हो जाए, उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, जो सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाएगा और सड़कें बनाई जाएगी, पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाएगी और उसके लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, ठीक है। समझ गए सड़क वाले में क्या क्या चीज़ें देखी है, एक बार देख लेते हैं अपन। मैं बात करूं यदि सड़क के मैनेजमेंट सिस्टम की है ना, सड़क के बारे में हम पढ़ रहे थे। बजट 2026-27, इसमें एक प्रावधान था आपके किसके बारे में था, सड़क के बारे में, ठीक है। सड़क के बारे में प्रावधान है, तो सड़क के विकास के रूप में बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए, अब समझने वाली बातें हैं आपके लिए। मैंने अभी बता दिया आपको। सड़क के बारे में पहला प्रावधान था कि आईटीएमएस का विकास किया जाएगा, इंटीग्रेटेड या फिर इंटेलिजेंट, सॉरी माफ करना, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आईटीएमएस का विकास किया जाएगा। तो इसका विकास कैसे होगा, इसमें ये कहा गया कि 2000 कैमरे लगाए जाएंगे, 2000 कैमरे लगाए जाएंगे, कैमरे, ठीक है, 2000 कैमरे लगाए जाएंगे, ये बात कही गई। और क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि आपके 1000 किलोमीटर की सड़क, इन्हें राज्य राजमार्ग के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, राज्य राजमार्ग के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और आपके 2000 किलोमीटर सड़कों को मुख्य जिला सड़कों के रूप में बदला जाएगा, मुख्य जिला सड़क,
ये यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपके, है ना, बजट से प्रश्न आ सकता है, याद रखना भाई। ये है 2 वर्षों के अंदर ये काम करना है, ठीक है, 2 वर्षों के अंदर ये काम करना है। और क्या था आपके महत्वपूर्ण, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए 1800 करोड़ रुपए का व्यय, और नॉन पैचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए कितना है, 1400 करोड़ रुपए का व्यय है, ठीक है, ये समझना भाई। आगे चलते हैं, पेयजल के बारे में प्रावधान किया गया है। आधारभूत संरचना का एक और अंग है आपके पेयजल। जल के लिए, जल व्यवस्था के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, रटने वाली बात है। पहला ही पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा आपके जयपुर में। भाई जितने हो सके ना उतने स्टार लगा लीजिए भाई। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। पहला ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआती दौर में इसको एचसीएम रीपा, एचसीएम क्या है, हरीशचंद्र माथुर आपके ये जो है आरपीए, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एक है आपके जयपुर का जो सचिवालय है उसमें, और आपके जल भवन में, इन 3 संस्थाओं में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। समझ गए क्या बातें हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। एचसीएम रीपा, सचिवालय और जल भवन में। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना कहाँ की जाएगी, जयपुर में स्थापना की जाएगी। रट गए, समझ गए इस बात को। वन लाइनर प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा। सशक्त जल प्रबंधन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी आपके जयपुर में। अब इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है बोला, आपने देखा होगा कि इस साल जो भी पैटर्न बदला है परीक्षाओं का, बहुत सारे प्रश्न यहां से देखने को मिले हैं, है ना। अब ये बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा कि हाल ही में बजट घोषणा के अनुसार सशक्त जल प्रबंधन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी जयपुर में। अब जिसको पता है जयपुर में की जाएगी, एग्जामिनर पूछेगा कितनी राशि की, तो ध्यान रखना 10 करोड़ रुपए की लागत से, 10 करोड़ रुपए की लागत से आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। किसके लिए, सशक्त जल प्रबंधन के लिए। जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अगली न्यूज है, राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। ये कहा गया कि राजस्थान राज्य जल नीति लाई जाएगी, बजट में कहा गया, तो जब भी ये आएगी अपन उसको पढ़ेंगे। अगली है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, जो शहरी मिशन है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन का। इस योजना का विस्तार कर पेयजल आधारित संरचना का विकास किया जाएगा और इसमें 5000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आर्थिक समीक्षा में अपन जो योजनाएं पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में और सारी डिटेल है, वहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी डबल रिकॉल ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। उसके बाद में है बीसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति के लिए आपके सूरजपुरा से चाकसू तक नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। ठीक है, उससे कितना फायदा मिलेगा, 1092 गांवों को फायदा मिलेगा, 20 लाख की आबादी को प्रत्यक्ष रूप से पेयजल की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 650 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ प्रश्न कैसा बनेगा। यहाँ प्रश्न बनेगा कि बजट घोषणा के अनुसार सूरजपुरा से चाकसू तक पेयजल आपूर्ति के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है, इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया है, कितने गांवों को शामिल किया गया है, 1092 गांव शामिल है। और राशि और आपके जनसंख्या की बात करें तो डायरेक्ट 20 लाख जनसंख्या को इससे फायदा मिलेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में कितनी राशि लगेगी आपके, याद रखना, इस पूरे प्रोजेक्ट में 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने, 650 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च होने वाले हैं। समझ गए, आगे चलते हैं। अमृत 2.0 ये केंद्रीय योजना है, अमृत 2.0। ठीक है, समझना, इसमें 2026-27 में 3 लाख पेयजल कनेक्शन जोड़े जाएंगे। ये बजट में ऐसा कहा गया कि हम आने वाले वर्ष में 3 लाख जो पेयजल कनेक्शन है वो जारी करेंगे। अगली न्यूज है 2026-27 में 600 ट्यूबवेल में 1200 हैंडपंप लगाना प्रस्तावित है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोनों पॉइंट, पर फिर भी एक बार नज़र फेर देना। ठीक है, जिस तरह के आपके आरपीएससी या फिर अधीनस्थ बोर्ड नए पैटर्न पर प्रश्न बना रहे हैं, क्या पता यहाँ से पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो ये याद रखना है आपको, अमृत 2.0 और 2026-27 में 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप लगाए जाएंगे। मेनली यहाँ तक के आपके चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पांचों पॉइंट। बीसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति के लिए आपके ये जो आपके ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, इसमें 1092 गांवों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन का विस्तार किया जाएगा। समझने वाली बात है, राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। अगली है
सशक्त जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में बनेगा 10 करोड़ रुपए की लागत से। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना आपके जयपुर में की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, उसमें अगली न्यूज है आपके ऊर्जा। आधारभूत ढांचे में अपन ने क्या क्या देखा है? पहले अपन ने देखा है सड़क के बारे में आधारभूत ढांचे में, उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? अभी पेयजल के बारे में देखा था ना, जल के बारे में देखा था, और अब ये है ऊर्जा। ये सारी चीजें किससे संबंधित है? ये है आपके आधारभूत ढांचे से, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं, ठीक है, जहां पर इन्वेस्ट करने से आपका जो मानव जो जीवन आसान हो जाता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद में है ग्रिड सब स्टेशन। अभी चर्चा में इसलिए है, जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन चर्चा में है क्योंकि बजट में कहा गया कि 220 केवी के 6 ग्रिड सब स्टेशन और 132 केवी के 13 ग्रिड सब स्टेशन और 33 केवी के 110 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, जॉइंट वेंचर द्वारा 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास किया जाएगा। जॉइंट वेंचर कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास किया जाएगा। समझ गए? 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है बाकी की तुलना में, कि जॉइंट वेंचर द्वारा 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का निर्माण किया जाएगा। इसमें समझने वाली ये बात है कि 3 सौर पार्क 3 जगह लगेंगे। कौन कौन सी जगह? मेहरासर, दीनसर, बराला, ये बीकानेर में पूरा एक पार्क बनेगा। उसके बाद में है सवाईसर, करनीसर तथा भाटियाण, बिकोलाई, ये बीकानेर में है। और एक क्षेत्र है आपका राघवा सेहुआ क्षेत्र, ये है आपके जैसलमेर में। ठीक है, यदि ऊपर वाले ग्रिड सब स्टेशन वाले पॉइंट को आप हटाते हो तो अभी आपको याद रखना है कि आपके जॉइंट वेंचर द्वारा 4830 मेगावाट के सौर पार्कों का विकास किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये आपके एग्जाम में आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि अभी एक एग्जाम हुआ था जिसमें आपके नवंबर महीने में ये चर्चा में था कि लगभग एक आपके जो सौर पार्क बनाया गया था, छोटी न्यूज़ थी, छोटी सी जगह थी, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, है ना, हल्के में लिया गया, ये तो क्या ही पूछेगी आरपीएससी ने वहाँ से प्रश्न बनाया। तो हो सकता है आप लोगों को चकमा देने के लिए राघवा सेहुआ क्षेत्र, जिसमें जॉइंट वेंचर द्वारा आपके सौर पार्क का विकास किया जाएगा, ये किस जिले में है? तो राघवा सेहुआ क्षेत्र है आपके जैसलमेर में। क्षेत्र भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सवाईसर, करनीसर, भाटियाण, बिकोलाई, ये बीकानेर में है। और मेहरासर, दीनसर, बराला, ये बीकानेर में है। ये 3 जगह पर ये 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क स्थापित किए जाएंगे। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे है इसका दूसरा स्तंभ। राजस्थान के बजट का पहला स्तंभ क्या था आपके? प्रथम स्तंभ क्या था आपके? अभी देखा था अपन ने। प्रथम स्तंभ है आपके अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अवसंरचना, ये समझना। दूसरा स्तंभ क्या है आपके? नागरिक सुविधाओं में वृद्धि। दूसरा स्तंभ क्या है? नागरिक सुविधाओं में वृद्धि। अब नागरिक सुविधाओं में क्या क्या आएगा? नागरिक सुविधाओं में वृद्धि। ठीक है, ये याद रखना। अब ये एक न्यूज है आपके राज्य सेतु फंड। राज्य सेतु फंड, मैं ये बोलूँगा कि पिछला जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, वहाँ आपके इस तरह के जो फंड है या प्रोग्राम है या योजनाएं है जिसका शॉर्ट नेम दिया हुआ होता है, या फिर कोई पोर्टल है जिसका नाम दिया होता है, उसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। ठीक है, इवन एक पॉलिसी थी आपके XBR पॉलिसी, कुछ ऐसे नाम से पॉलिसी है, उस पॉलिसी की भी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्जाम में। तो ये जो राज्य सेतु फंड है, जब इसके बारे में पूरी डिटेल अपन पढ़ेंगे तो वहाँ आपसे बता देंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। आप लोग सोचोगे कि यार फुल फॉर्म थोड़ी आता है एग्जाम में आता है भैया ना, ये नया पैटर्न है। राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फिनिशिंग, ये राज सेतु का फुल फॉर्म है ना, थोड़ा बोरिंग सा है। ठीक है, लेकिन रटना है अपन को, तो एग्जाम पास करनी है। स्थानीय निकायों एवं राज्य की उपक्रमों के लिए राज्य सेतु फंड बनाया गया है। राज्य सेतु फंड किसके लिए है? स्थानीय निकायों के लिए है। स्थानीय निकाय और राज्य की उपक्रम में, स्थानीय निकाय में क्या क्या आएगा आपके? पंचायती राज आएगा, नगरीय निकाय आएंगे, है ना, और राज्य की उपक्रम सरकारी जो संस्था है उसके लिए राज्य सेतु फंड बनाया गया है। ये अवसंरचना के विकास के लिए इसमें पैसा डाला जाएगा सरकार के द्वारा। समझ गए? बस इतना याद रखना है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार स्थानीय निकायों एवं राज्य की उपक्रमों में आपके फंड की व्यवस्था के लिए किस प्रकार के फंड की स्थापना की घोषणा की है। तो राज्य सेतु फंड
यह प्रश्न आएगा आपके कि राज्य सेतु फंड संबंधित है, ऑप्शन में देगा कि पशुपालकों से, किसानों से, स्थानीय निकायों से, और कोई ऑप्शन में दे देगा। आप लोग सोचोगे यार राज्य सेतु तो कुछ भी हो सकता है, पशुपालन करके आएगा कोई आपके कह देगा कि यार ये तो चिकित्सा से संबंधित है। सच्चाई क्या है, स्थानीय निकायों से संबंधित है राज्य सेतु फंड, है ना। तो याद करना है इसको। एक योजना चल रही है पंचगौरव योजना, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पंचगौरव, ठीक है, आर्थिक समीक्षा अपन पढ़ेंगे तब। पंचगौरव योजना में 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, आधारभूत संरचना का विकास हो सके इसके लिए। अब पंचगौरव योजना में क्या है कि प्रत्येक जिले के 5 प्रोडक्ट लेने हैं। कोई प्रोडक्ट संस्कृति से संबंधित है, कोई प्रोडक्ट है उस जिले की जो आपके कृषि उत्पाद है, स्पेशल कृषि उत्पाद, विशिष्ट कृषि उत्पाद से संबंधित है। इस तरह पंचगौरव संबंधित होते हैं, एक जिले के 5 गौरव, है ना। उस योजना में 150 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? आधारभूत संरचना के विकास के लिए। अब यहाँ आधारभूत संरचना क्या मैटर करती है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि आपके जैसे फसल है कोई, तो फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, है ना, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इस तरह के आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है नगरीय निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स प्रस्तावित की गई है। नगरीय निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। आगे चलते हैं, तीसरा स्तंभ है औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन। तीसरा स्तंभ क्या है? औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन। और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपके है बाकी दो की तुलना में। इसमें क्या है आपके प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना की जाएगी सभी संभाग मुख्यालयों पर और लागत है 350 करोड़ रुपए। समझने वाली बात है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, ठीक है। जो उद्यम होते हैं आपके, सूक्ष्म उद्यम जो होते हैं, सूक्ष्म और मध्यम जो उद्यम है आपके, तो उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। सभी संभाग मुख्यालयों पर इसकी स्थापना की जाएगी भाई, सभी संभाग मुख्यालयों पर इसकी स्थापना की जाएगी। और इसमें जो लागत आने वाली है 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ठीक है। राजस्थान फाउंडेशन के तहत कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि में 14 नए चैप्टर शुरू किए जाएंगे राजस्थान फाउंडेशन के तहत, ठीक है, ये भी समझना है। उसके बाद में है माटी कला के कलाकारों के उत्थान हेतु। किसके उत्थान हेतु? माटी कला के कलाकार, जो कलाकार होते हैं माटी कला से संबंधित, उनके उत्थान हेतु वर्ष 2026-27 में 5000 इलेक्ट्रिकल व्हील्स की प्रदान की जाएंगी। इलेक्ट्रिकल व्हील्स मतलब जो पहिए होते हैं ना, विद्युत चालित पहिए, ताकि आपके जैसे पहिए होता है ना, आपने देखा होगा राउंड राउंड घूमता रहता है, उस पर आपके जो जैसे दीपावली पे दीपक बनाए जाते हैं या आपके कुल्हड़ भी उनसे बनते हैं। तो माटी कला से जुड़े जो भी कलाकार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हुए, मिट्टी के कप बनाने वाले हुए, ठीक है, तो उन कलाकारों के उत्थान के लिए सरकार ने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हील्स देंगे, इलेक्ट्रिकल पहिए देंगे, तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। और ऐसे 5000 पहिए प्रदान किए जाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। और आपके जो एक और था, राजस्थान फाउंडेशन के तहत में 14 नए चैप्टर स्थापित किए जाएंगे। कोई कनाडा में है, कोई साउथ अफ्रीका में है, कोई न्यूजीलैंड में है, ये याद रखना। राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 के तहत ऋण प्राप्त करने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी देने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा कि राजस्थान बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार राजस्थान की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी में आपके जो मार्जिन मनी प्रदान किया जाएगा सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को, उसके लिए जो कितना प्रस्ताव किया गया है व्यय का, तो याद रखना 15 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है, ठीक है, ये रटना भैया ना। और माटी कला के लिए 5000 इलेक्ट्रिकल व्हील्स प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद में है चौथा स्तंभ है आपके मानव संसाधन का सशक्तिकरण। मानव संसाधन का सशक्तिकरण कैसे होगा? इसने बोला है मानव संसाधन का सशक्तिकरण। तो मानव संसाधन का सशक्तिकरण सबसे पहले जरूरी है शिक्षा, कि आप शिक्षा के लिए क्या प्रावधान करते हो। मानव संसाधन के सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है आपके शिक्षा में क्या आप सुधार करना चाहते हो, क्या सरकार सुधार करती है। उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा या फिर उद्यम सहायता या उद्यम के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। युवा या मानव कैसे सशक्तिकरण करेगा? हर कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, किसी को उद्यम भी स्टार्ट करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, तो सरकारी सहायता उसको चाहिए, तो उद्यम द्वारा उसको ऋण प्रदान करेगा, सरकारी संस्थाएं उसको ऋण प्रदान करेगी, सरकार ऋण प्रदान करेगी। तो उद्यमों के लिए ऋण, शिक्षा और आपका मानव संसाधन का विकास होता है सबसे ज्यादा स्वास्थ्य से, ठीक है, सबसे ज्यादा विकास होता है स्वास्थ्य से। तो आपने स्वास्थ्य में कितना व्यय किया है, सरकार स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देती है, मानव संसाधन का सशक्तिकरण तो तभी होगा। भाई आपके राज्य में आपके जो हॉस्पिटल सुविधाएं हैं वो आपके पर्याप्त नहीं है,
डॉक्टर की संख्या पर्याप्त नहीं है, संस्थान पर्याप्त नहीं है, गांव में इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर जाना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य ढांचा बहुत कमज़ोर है ना। तो मानव संसाधन का सशक्तिकरण कब होगा? जब आप उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ठीक है, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाए, आप स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी उपलब्ध करवा दें, और आप उद्यम के लिए यदि कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है तो उसे पैसे दें, ठीक है। जब ये 3-4 चीज़ें मिल जाती है तो आप कह सकते हो कि भाई हमने मानव संसाधन के सशक्तिकरण के लिए बजट में प्रावधान किया है, और आपका चौथा स्तंभ यही कहता है कि हम मानव संसाधन का विकास करेंगे। ये सरकार ने बोला है, और इसके लिए क्या क्या घोषणा की है अपन देखते हैं। पहली न्यूज है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। क्या योजना है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मैंने पहले भी बताया था इस योजना के बारे में, जब करंट अफेयर पढ़ा रहा था मैं जनवरी का, तो वहाँ भी ये योजना चर्चा में है कि इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ये योजना शुरुआत में 1 लाख युवाओं को ऋण देती है, जो पहले जाके ऋण प्राप्त करते हैं 1 लाख युवा उनको ऋण देगी। इस योजना में 100% ब्याज अनुदान प्राप्त है, 100% का ब्याज अनुदान, ठीक है। और आपको मार्जिन मनी की सुविधा इसमें दी जाती है। और इस योजना में 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सरकार ने बोला कि 1000 करोड़ रुपए का व्यय करेंगे। 1 लाख युवा को, शुरू में जो 1 लाख युवा आएंगे उन्हें ऋण प्रदान करेंगे, 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें योग्यता भी है जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, वो मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था, और आगे भी आर्थिक समीक्षा में ये योजना आएगी, वहाँ मैं पढ़ाऊंगा। तो इसमें याद रखना 8वीं पास की योग्यता भी है, और इसमें 12वीं के बाद में, ठीक है, मतलब आपके ग्रेजुएट भी है। उच्च शिक्षा में डाल देता हूं यहाँ पे, उच्च शिक्षा। यदि कोई व्यक्ति 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है तो भी उसे ऋण प्रदान किया जाएगा। और दूसरी कैटेगरी है इसमें उच्च शिक्षा की, जिसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और आपके जो योग्यता है 8वीं से 12वीं तक की, यहाँ आपको 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। तो ये योग्यता है, ठीक है। 18 से 45 की उम्र वालों को ये लोन मिलेगा आपके। इसमें 1 लाख युवाओं को शामिल किया गया है। 1000 करोड़ रुपए का सरकार इसमें व्यय करेगी। ये 100% इसमें ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा आपको, ठीक है। ये समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, समझना है इसको। उसके बाद में है वाइब्रेंट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? वाइब्रेंट प्रोग्राम है। वाइब्रेंट, इसकी फुल फॉर्म पढ़ लीजिए एक बार। वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड न्यूट्रिएंट टैलेंट। ये समझ लेना, अगर आपको पढ़ी जाए तो। मेरे से तो उसकी फुल फॉर्म याद होने वाली नहीं है। वाइब्रेंट प्रोग्राम है, याद रखना। स्टार्टअप के विकास के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, शुरू हुआ नहीं है, शुरू किया जाएगा 2026-27 में। ये सरकार ने कहा कि आगामी वर्ष में हम वाइब्रेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। किसके लिए? जो स्टार्टअप है उसके लिए। अब स्टार्टअप के लिए क्या जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम की? देखो, स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको पहली चीज होती है विचारधारा, कि आप किस तरह का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। दूसरी बात चीज होती है आपको पूंजी, कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए उसके ढंग से संचालन के लिए आपको पूंजी चाहिए। अब पूंजी कहाँ से मिलेगी? आदमी के पास में कुछ पूंजी है, कुछ में बैंक से लोन लेता है, सरकारी संस्थाओं से पैसा लेता है, सरकार उसको ऋण देती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा आने वाले वर्ष में। याद रखना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को रट लेनी है, भूलना नहीं है। एक और है आपके रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की जाएगी 150 कॉलेजों में, 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जब पिछला बजट आया था तो एक प्रश्न आरपीएससी ने पूछा था, इस तरह का प्रश्न वन लाइनर में आएगा आपसे, कि राजस्थान में कितने संस्थानों में, कितने महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो 150 संस्थाओं में, ठीक है, 150 कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, जिसमें लगभग 25,000 छात्राएं लाभान्वित होगी या 25,000 छात्राओं को लाभ मिलेगा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना, महिला सशक्तिकरण के लिए इस तरह के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 150 केंद्र ऐसे स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद में है ड्रीम प्रोग्राम। ड्रीम प्रोग्राम क्या है आपके? तो ड्रीम की फुल फॉर्म याद रखनी है, डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग। थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग ड्रीम का फुल फॉर्म है, डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेंट मेंटरिंग, आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य है महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, कैरियर गाइडेंस और डिजिटल मेंटरिंग के उद्देश्य से, ठीक है। ड्रीम प्रोग्राम क्या है? कुल मिला के
आपके सपने साकार कैसे होंगे। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, ड्रीम प्रोग्राम को कैसे याद रखना है। ड्रीम का मतलब आप सपने देखते हो, आपको सपना होता है, आपका एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य को आप सपने से जोड़ लीजिए। उसे पूरा करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आपका सपना है, सपने को आपको पूरा करना है, कोई लक्ष्य है, जैसे आपने लक्ष्य रखा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है, ठीक है, तो अब आपको गाइडेंस चाहिए कि भाई मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, मुझे किस तरह पढ़ाई करनी है ताकि मैं अपने टारगेट को पूरा कर सकूं, किस तरह के पेपर सॉल्व करने हैं ताकि मुझे नया पैटर्न समझ में आ सके। ये सारी आपको मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो ड्रीम प्रोग्राम यही है कि महाविद्यालयों में जो अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, तो उनको रोजगार परक कौशल के लिए, यहाँ ड्रीम में सरकारी नौकरी की बोल रहा हूँ, सरकार ने बोला कि ड्रीम प्रोग्राम शुरू करेंगे और ड्रीम प्रोग्राम आपको गाइड करेगा कि जो आपका खुद का बिजनेस आप कैसे खोल सकते हो। खुद का बिजनेस चलाने के लिए, स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ये ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, आने वाले वर्ष में शुरू किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। लगभग 50,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में 25,000 बालिकाएं लाभान्वित होगी, 150 महाविद्यालयों में उसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है राज सवेरा। क्या है राज सवेरा? तो राज सवेरा कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की है। तो सवेरा का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस इन्फोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। किसके बारे में है ये? एंटी ड्रग्स के बारे में है, ठीक है। युवाओं को नशा मुक्ति के बारे में है, ठीक है। ये लिखा हुआ है नीचे कि नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा। पहले राजस्थान में एक योजना चलती थी, नया सवेरा, ठीक है। क्या योजना चलती थी आपके? नया सवेरा। राजस्थान में एक योजना चलती थी और ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है नया सवेरा के बारे में कि नया सवेरा योजना का संबंध है, तो ध्यान रखना नशा मुक्ति से इसका संबंध था। और अभी शुरू किया है आपके राज सवेरा। तो राज सवेरा मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का सूरज उदय कब होगा? जब आप स्वस्थ रहोगे, तन मन धन से आप किसी चीज पे फोकस करोगे। इसका मतलब आप नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चला रहे हो, नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए, उस संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें है स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस इन्फोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, राज सवेरा कार्यक्रम। आगे चलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशन ट्रेनिंग के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़ते हुए ऐसा आपके इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, ऐसी संस्था बनाई जाएगी। मैंने बोला कि आपका जो 5वां चरण किससे संबंधित है? मानव संसाधन के सशक्तिकरण से। तो मानव संसाधन का सशक्तिकरण कैसे होगा? मैंने बताया आपको कि आप स्वरोजगार प्रदान करोगे उनको, ठीक है। ऋण की सुविधा वहाँ मिलेगी। जो आपके कोई स्वरोजगार स्थापित करना चाहता है, कोई उद्यमी है, उसे ऋण चाहिए तो वहाँ उसको सुविधा मिलेगी। युवा नशा छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो भी युवा सशक्तिकरण होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य उसमें शामिल किया जाएगा, है ना। एक है आपके इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये शुरू किया जाएगा। और इसमें आपको रटना है कि प्रत्येक जिले में इस तरह के इंस्टीट्यूट शुरू किए जाएंगे। उसके बाद में है आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम। ये कौन सा प्रोग्राम है? आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम। आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम समझना, ये प्रोग्राम है उभरते स्टार्टअप की मेंटरशिप और स्केलिंग के लिए। उभरते स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप उभर रहा है उसकी स्केलिंग करनी है, उसकी मेंटरशिप करनी है कि आपको आगे और कौन कौन से तरीकों पे काम करना है, क्या क्या सुविधाएं आपको देनी है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स उठानी चाहिए सरकारी द्वारा, सरकारी सहायता प्राप्त जो होती है उनके लिए। तो आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब्स की स्थापना की जाएगी और उसके लिए 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब्स की क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में आपके जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है इसके लिए जो टेक्नो हब्स की स्थापना की जाएगी, इसमें कितने रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है? याद रखना 30 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान किया है। अगली पहल है राज पहल। पहल की फुल फॉर्म है पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। तो प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स। स्कूल ऑन व्हील्स मतलब प्रत्येक जिले में एक ऐसा स्कूल बनाया जाएगा जो कि आपके जो पोर्टेबल होगा एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग के लिए। स्कूल ऑन व्हील्स के लिए हाल ही में बजट में कौन सी योजना शुरू करने का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना राज पहल। क्या प्रश्न आएगा कि हाल ही में बजट में स्कूल ऑन व्हील्स के लिए किस प्रकार की योजना शुरू की है? तो राज पहल। या प्रश्न आएगा आपके राज पहल का संबंध किससे है? या तीसरा प्रश्न बनेगा इसमें कि राज पहल जिसमें प्रत्येक एक स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी तो प्रत्येक जिले में एक स्कूल बनेगा। ऑप्शन में देगा कि संभाग स्तर पर एक स्कूल बनेगा या प्रत्येक पंचायत समिति में एक स्कूल बनेगा।
आपको याद रखना है, प्रत्येक जिले में एक ऐसा स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी, ठीक है, जो कि राज्य पहल योजना, जब ये शुरू होगी तब अपन इसको पढ़ेंगे। और आगे चलते हैं। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, अभी एक और सम्मेलन हुआ था आपके खेलो राजस्थान, कौन सा था? खेलो राजस्थान यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था आपके नवंबर दिसंबर में, ठीक है, वो मैंने पढ़ा दिया, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। इन्होंने बोला कि भाई खेलो राजस्थान यूथ गेम्स और शुरू किए जाएंगे। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, ये कहाँ शुरू किया जाएगा? स्तर याद रखना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य, चारों स्तरों पर ये शुरू किया जाएगा। और जब शुरू होगा तब अपन इसको पढ़ लेंगे, अभी बजट में इसकी घोषणा की गई है, तो याद रखना। सीएम राइज, सीएम राइज क्या है? राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इनोवेटिव स्कूल, इनोवेशन जो आपका प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है स्कूलों में, तो राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और इसमें व्यय के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 400 विद्यालय ऐसे क्रमोन्नत किए जाएंगे। प्रश्न बड़ा शानदार बनेगा कि बजट घोषणा के अनुसार कितने विद्यालयों को सीएम राइज स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा? एक और नई कैटेगरी बन गई आपके स्कूलों की। आप पहले पढ़ते थे कि कस्तूरबा गांधी स्कूल कौन से है, महात्मा गांधी कौन से है, आदर्श विद्यालय कौन से है। अब नई कैटेगरी आपके सामने ऐड हुई है कि सीएम राइज विद्यालय कौन से है। पिछले महीने करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके जो ईएमआरएस विद्यालय है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कितने हो चुके हैं? तो ईएमआरएस विद्यालय आपके 31 हो चुके हैं। और 31वां कहाँ बना है? आपके जम्बा रामगढ़ जयपुर में बना है। जम्बा रामगढ़ जयपुर में इसकी स्थापना की गई है 31वें स्कूल की। अब आगे अपन देखेंगे सीएम राइज स्कूल भी बनाने हैं, तो कितने बनेंगे सीएम राइज स्कूल? याद रखना 400 ऐसे विद्यालय बनेंगे, 400 सीएम राइज स्कूल बनेंगे और इसमें लागत आनी है 1000 करोड़ रुपए की। कितनी लागत आनी है? 1000 करोड़ रुपए की लागत आनी है। तो याद रखना भैया ना, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, और आगे और भी अच्छे अच्छे फैक्ट आएंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार प्रदेश के कितने विद्यालयों में, स्कूल पूछे हैं, एआई आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी? पर्सनलाइज लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के कितने विद्यालयों में इस तरह की लैब स्थापित की जाएगी? याद रखना, इसमें 1000 विद्यालयों में ये लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएगी भाई, ठीक है। एआई आधारित लर्निंग लैब स्थापित की जाएगी प्रदेश के 1000 विद्यालयों में, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, मैंने बताया कि इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे है आपके कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट लैपटॉप क्रय करने के लिए ई वाउचर के माध्यम से बजट 2025-26 में, ये गलत हो गया, 25-26 नहीं 26-27 में, बजट 2026-27 में कितने रुपए तक की सहायता देने की घोषणा की गई है? बजट 2026-27, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इन्होंने बोला कि बजट 2026-27 में जो विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए जाते हैं, टैबलेट प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। कौन विद्यार्थी? जो 8वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में मेधावी छात्र, मतलब जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं, उन्हें सरकार सहायता प्रदान करती है, लैपटॉप टैबलेट प्रदान करती है। तो इन्होंने बोला कि बच्चे खुद ही जाके लैपटॉप ले ले या टैबलेट ले ले, तो ई वाउचर के माध्यम से सरकार ने कहा हम उन्हें पेमेंट करेंगे। तो कितना पेमेंट करेगी सरकार? याद रखना, सरकार 20,000 रुपये का पेमेंट करेगी। कितना करेगी? सरकार 20,000 रुपये देगी। अब इसमें आप टैबलेट लो, लैपटॉप लो, कुछ भी लो, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं चिकित्सा, ये अपना 5वां स्तंभ भी चल रहा है अभी तक, है ना। चिकित्सा में क्या है आपके? राज्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी, क्योंकि बजट में घोषणा हो गई है, आगे शुरू करेंगे राज्य सुरक्षा योजना। राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस के लिए ये राज्य सुरक्षा योजना शुरू की जा रही है। और सुरक्षा का पूरा नाम है भैया ना, ये राज्य का राजस्थान हो गया, फिर सुरक्षा से सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस। क्या बोला है योजना में? फुल फॉर्म से आप समझ गए होंगे कि अर्जेंट रेस्पॉन्स करना है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स करना है, क्यों? एक्सीडेंट के लिए, ठीक है, एंड हॉस्पिटल एक्सेस के लिए। तो आपकी समझना है कि राज्य सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न आएगा आपके सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक है ना, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी।
ठीक है, ये प्रावधान किया गया है, रटना है कि भाई ऐसा प्रावधान किया गया है। जब होगी योजना शुरू अपन उसको तब भी पढ़ेंगे। राज ममता प्रोग्राम शुरू किया गया है, राज ममता। अब वापस से ममता का फुल फॉर्म पढ़ो, राज्य से राजस्थान हो गया। मेंटल अवेयरनेस, मानसिक जागरूकता के लिए ये अभियान है, कार्यक्रम है। मेंटल अवेयरनेस, मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, मेंटल अवेयरनेस, मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल के लिए राज ममता प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। सीधा प्रश्न आएगा, राज ममता प्रोग्राम का संबंध है माँ का मतलब अनाथ गृह से। आप सोचोगे यार राज ममता अनाथ गृह से हो सकता है ना, थोड़ा सा दिख रहा है इमोशनली, है ना, तो राज ममता वाला नहीं है, ये मेंटल अवेयरनेस के लिए है। आप लोग उल्लू मत बनना, याद रखना भाई ये मेंटल अवेयरनेस के लिए है। लक्ष्य है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य का दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल करना, ताकि अवसाद, चिंता और आत्महत्या में रोकथाम मिल सके। ठीक है, रोकथाम भी तो आपको पता ही है कि राज ममता प्रोग्राम तो अगर इसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। क्योंकि आप पढ़ते हो कि छात्रों ने अवसाद में आकर सुसाइड किया, ठीक है, आप पढ़ते हो कोटा, जिसको आप एजुकेशन नगरी के नाम से जानते हो, ठीक है, और एजुकेशन नगरी में हर साल कितने सैकड़ों छात्र आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ये पेरेंट्स की भी गलती होती है ना, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना दबाव बनाते हैं कि भाई तुम्हें तो सफल होना ही होना है, सफल होना ही होना है। अब बच्चों के यदि कम नंबर आए तो वो क्या करेंगे? पेरेंट्स ने तो शर्त ही उनके सामने एक रख दी है, जितनी सुरक्षा, जितनी आपको सुविधा लेनी है ले लो, बस आपको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। अरे बच्चे से तो पूछो उसकी क्या इच्छा है, क्या चाहता है वो, है ना। तो शुरू से जब सपनों पर किसी और का अधिकार होता है, सपने हमारे सपने नहीं होते, पेरेंट्स के जब सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों को पेरेंट्स उतार देते हैं मैदान में कि जा तुम्हें डॉक्टर बनना है। बच्चे का मन ही नहीं है डॉक्टर बनना, बच्चा कह रहा है नहीं मुझे तो ना नॉर्मल सी एसएससी की तैयारी करनी जाके। फिर कोई बच्चा बोलता है कि यार मुझे तो तैयारी नहीं करनी, खुद का स्टार्टअप खोलना है। कोई कह रहा है कि यार मुझे ना मोबाइल शॉप खोलनी है। सपने अपने हैं लेकिन वो सपने अपने नहीं रहे, पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं तुझे तो डॉक्टर बनना है, तुझे आईआईटीएन बनना है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है, बच्चे को पढ़ने भेज दिया जाता है, पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, बच्चा अब साथ में रहता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, घर से बाहर रहता है, अकेला रहता है, शेयर कर नहीं सकता बातों को। अब क्या करेगा? इतना समझदार 12वीं पास की हो बच्चा, इतना समझदार तो होता नहीं है। फिर वो अंजाम देता है दुर्घटनाओं को, है ना, सुसाइड करते हैं, मेंटल अवसाद में चले जाते हैं, महीनों सालों तक डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? ये सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर, सब जिम्मेदार है। ठीक है, हमें किसी की और की भावनाओं की कदर करनी चाहिए कि अगले का उद्देश्य क्या है, चाहता है क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं, होती रहेगी बातें, अपन तो अपना टॉपिक पूरा करते हैं। तो राज ममता प्रोग्राम याद रखना है, आप भूलना नहीं इस प्रोग्राम को, कि मेंटल अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि अवसाद, चिंता और आत्महत्या से राजस्थान को मुक्त किया जा सके। ये जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा क्विक फैसला लेते हैं तुरंत ही कि भाई मुझे तो बस मरना है, ये सॉल्यूशन थोड़ी होता है। अब उस उम्र में उनको वो समझते भी नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ेंगे पेरेंट्स पर, क्या दुर्दशा होने वाली है घर वालों की, तो कोई नहीं सोचता, वो फैसला लेते हैं, उसके बाद में सिर्फ चिट्ठी रह जाती है ना। तो ये याद रखना है, राज्य सुरक्षा योजना याद रखनी है। राज्य सुरक्षा किसके लिए है? सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए वो है। मेंटल हेल्थ केयर सेल बनाई जाएगी सभी जिला मुख्यालयों पर। यह भी अच्छी बात है कि मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना कहाँ की जाएगी? प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर, संभाग मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर या आपके राज्य स्तर पर। तो याद रखना जिला मुख्यालयों पर, सभी जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ सेल, केयर सेल की स्थापना की जाएगी। अच्छी बात है, रटना इसको। अच्छा, आईपीडी टावर बनाया जाएगा जेके लोन अस्पताल में। आपको पता है जेके लोन अस्पताल जयपुर में है और ये अक्सर चर्चा में रहता है, महीने के करंट अफेयर में भी अपन इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ 500 बेड की क्षमता का क्या बनाया जाएगा? आपके आईपीडी टावर बनाया जाएगा और इसमें व्यय किया जाएगा 75 करोड़ रुपए का। ठीक है, 75 करोड़ वहाँ पे लिखा हुआ है, तो 75 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, आईपीडी टावर बनेगा। आपके ऑप्शन में एसएमएस अस्पताल जरूर आएगा। ठीक है, आपको समझना कि भाई एसएमएस अस्पताल की बात नहीं है, ये बात है जेके लोन अस्पताल की। ठीक है, तो जेके लोन हॉस्पिटल याद रखना। अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना की जाएगी 100 करोड़ रुपए की लागत से। कहाँ होगा वो सरकार जाने, जब स्थापित होगा अपन पढ़ लेंगे। बस याद रखना कि सरकार ने बजट में कहा कि अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अत्याधुनिक विश्राम गृह बनाया जाएगा। कहाँ पे? जयपुर में, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा के चिकित्सा कॉलेज जो महाविद्यालय है, ठीक है, चिकित्सा महाविद्यालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह खोले जाएंगे, है ना, याद रखना। मोक्ष वाहिनी योजना, मोक्ष से पता चल गया होगा, मोक्ष वाहिनी योजना, एम्बुलेंस शुरू की जाएगी जो कि
हॉस्पिटल की जो मोर्चरी होती है वहाँ पर जो शव होता है मृतक का, उस शव को सम्मानपूर्वक घर तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, शमशान तक पहुँचाने के लिए चिकित्सा इस स्थान से या फिर हॉस्पिटल से घर पहुंचाने के लिए निःशुल्क ये योजना शुरू की गई है, मोक्ष वाहिनी योजना। अच्छी बात है, अच्छी योजना है, ठीक है। तो मोक्ष वाहिनी योजना का नाम भूलना नहीं है भैया ना, मोक्ष की बात है, याद रखनी है इसको, तो समझ जाओ, इसको तो नहीं बोलना कम से कम, ये क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है आप लोगों को, तो निःशुल्क चलेगी है ना। अत्याधुनिक विश्राम गृह भी याद रखना है। पांचवा स्तंभ है, अच्छा मैं जब से पांचवा बोल रहा था, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। पांचवा स्तंभ क्या है? सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, ये याद रखने वाली बात है। रूरल वीमेन बीपीओ की स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से। रूरल वीमेन बीपीओ की स्थापना, रूरल वीमेन बीपीओ की स्थापना की जाएगी 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक जिला स्तर पर। राज सखी स्टोर खोले जाएंगे आपके समस्त संभाग मुख्यालयों पर, राज सखी स्टोर खोले जाएंगे समस्त संभाग मुख्यालयों पर, ठीक है। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्थापित की जाएगी सभी जिलों में। 3 बातें हो गई। सभी जिलों में क्या है आपके? एक तो है रूरल वीमेन बीपीओ की स्थापना की जाएगी सभी जिलों में है। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड की स्थापना की जाएगी। राज सखी स्टोर संभाग मुख्यालय पर ओपन किया जाएगा। ये प्रश्न वन लाइनर में आएंगे। श्रम सेतु मोबाइल ऐप लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार के अवसर के लिए श्रम सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आएगा तब पढ़ेंगे। नंद घर बनाए जाएंगे। 7500 आंगनबाड़ियों को नंद घर में परिवर्तित किया जाएगा। भाई ये समझ लीजिए कि ये तो पेपर में छप सकता है नंद घर वाला, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके हर एक पेपर में देखने को मिलता है। कोई यदि टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो वहाँ ये प्रश्न बनते हैं। 7500 आंगनबाड़ियों को परिवर्तित किया जाएगा नंद घर में, ठीक है। हाल ही में बजट घोषणा के अनुसार कितने आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, ये प्रश्न बनेगा आपका। याद रखना है 7500 आंगनबाड़ियों को, और इसमें लागत आएगी आपके 225 करोड़ रुपए की, लागत आएगी 225 करोड़ रुपए की, ठीक है। आगे है अमृत पोषण वाटिका। क्या है? अमृत पोषण वाटिका 11,000 निर्मित की जाएगी। इसके लिए लागत आएगी 500 करोड़ रुपए की। याद रखना अमृत पोषण वाटिका कितनी है? 11,000। अमृत पोषण वाटिका कितनी बनेगी? 11,000। नंद घर कितने बनेंगे? 7500 नंद घर बनेंगे। 7500 नंद घर बनेंगे। अमृत पोषण वाटिका बनेगी 11,000। ये दोनों ही रटनी है। किशोरी बालिका योजना शुरू की जाएगी जिसमें विस्तार है 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक में इसका विस्तार किया जाएगा, और 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक में पूरे राजस्थान को बांटा गया है। याद रखना किशोरी बालिका योजना का विस्तार कर कितने ब्लॉक तक कर दिया गया है? तो 27 ब्लॉक तक कर दिया गया है। इसका मतलब समस्त राज्य में इस योजना को लागू किया जाएगा, और इसमें आपको 50,000 बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित होगी। कितनी? 50,000 बालिकाएं। समझने वाली बातें हैं। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये योजना आपके चल रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसमें महिला और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं आपके, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, उन्हें ऋण जो प्रदान किया जाता था पहले, जो 50 लाख तक था, उसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है भैया ना, रटना है इसको। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम ऋण योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में महिलाओं को और आपके जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उन्हें 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अब ये लोन की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ रुपए तक की राशि कर दी गई है। याद रखना। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना में ब्याज अनुदान जो था पहले 1 लाख रुपए था, अब ब्याज अनुदान बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना, आप सोच रहे होंगे मैं इस योजना कब शुरू हुई है, ठीक है, इनके क्या क्या प्रावधान है, वो क्यों नहीं पढ़ा रहा। अपन जब आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वापस से रिकॉल हो जाएगी, इसलिए याद करने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें रटवा दूंगा आपको, बस आप धैर्य बनाए रखें और क्लास देखते रहें, ठीक है। तो मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना में पहले कितने रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाता था? 1 लाख रुपए का, और अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1.5 लाख रुपए का ऋण अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में आपके 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलता था, किसे? महिलाओं को और स्वयं सहायता समूह को। अब वो मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का। आगे मिलते हैं। छठा स्तंभ है आपके पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर। सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके प्रश्न यहाँ से आएंगे,
ठीक है, ये पूरा स्तंभ भी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। छठा स्तंभ सांस्कृतिक विरासत के बारे में है, कला और पर्यटन के बारे में सरकार ने क्या घोषणा की है। जो आपके पर्यटन मंत्री है, वित्त मंत्री भी है, दिया कुमारी जी ने जो घोषणाएं की है वो अपन पढ़ेंगे। इसको याद रखना, कुलधरा गांव है जैसलमेर में, यहाँ बनेगा पर्यटक सुविधा केंद्र। कुलधरा जैसलमेर में बनेगा पर्यटक सुविधा केंद्र, याद रखने वाली बात है। खुड़ी जैसलमेर में जगह है, यहाँ बनेगा अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन STZ, ठीक है, अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनेगा आपके खुड़ी जैसलमेर में, है ना। उसके बाद में है ब्रज कन्वेंशन सेंटर, तो ब्रज कन्वेंशन सेंटर बनेगा भरतपुर में, 100 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर में बनेगा ब्रज कन्वेंशन सेंटर। उसके बाद में है बार म्यूजियम, तो बार म्यूजियम कहाँ बनेगा, झुंझुनू में। भाई ये वन लाइनर वाले प्रश्न है ना, ये समझ लीजिए कि आने वाली कई एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनेंगे और बहुत शानदार प्रश्न बनेंगे, ठीक है। थार सांस्कृतिक सर्किट कहाँ बनेगा आपके, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर में। यदि राजस्थान के मैप में मैं इसे लोकेट करूं, क्या है आपके थार सांस्कृतिक सर्किट, ये कहाँ बनेगा आपके, जैसलमेर में बनेगा, जोधपुर में बनेगा, बीकानेर, ठीक है, आपके बाड़मेर है और आपके जालौर है। तो इस क्षेत्र में बनेगा आपके थार सांस्कृतिक सर्किट। थार सांस्कृतिक सर्किट याद रखना है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जालौर है, ठीक है। जैसलमेर है, जोधपुर है और आपके जालौर है, फिर बीकानेर है, फिर बाड़मेर है, बालोतरा नहीं है भाई, बालोतरा नहीं है, याद रखना है ना। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, यहाँ बनेगा थार सांस्कृतिक सर्किट। ये नया सर्किट है, खाटू श्याम सर्किट पहले था, पूछा गया प्रश्न, हरदोई सर्किट पूछा गया प्रश्न, बागड़ सर्किट का प्रश्न पूछा गया है, आपके प्रताप सर्किट का प्रश्न पूछा गया है। ये याद रखना, थार सांस्कृतिक सर्किट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ स्टार लगा लीजिए। थार सांस्कृतिक सर्किट जिले पूछे जाएंगे आपसे, तो मैंने बोला 3 जे याद रखने हैं, जैसलमेर है, जोधपुर है, जालौर है, 2 V है, आपके बीकानेर है और बाड़मेर है, बालोतरा नहीं है, बालोतरा नहीं है, याद रखना। थार सांस्कृतिक सर्किट में जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जालौर है, यहाँ ये सर्किट स्थापित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, बार म्यूजियम झुंझुनू में स्थापित किया जाएगा, याद रखना भाई, बार म्यूजियम झुंझुनू में स्थापित किया जाएगा। ब्रज कन्वेंशन सेंटर, ब्रज कन्वेंशन सेंटर भरतपुर में स्थापित किया जाएगा, 100 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी, रट लेना इस बात को। खुड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन स्थापित किया जाएगा। अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा, याद रखना, खुड़ी जैसलमेर में, ठीक है। कुलधरा गांव आपका जैसलमेर का आपको पता है, टूरिस्ट पैलेस है, पर्यटक सुविधा केंद्र यहाँ स्थापित किया जाएगा, ये रटना सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम्स में। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना चल रही है पहले से, इसमें 3 जिले शामिल होते हैं शेखावाटी में, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो इन 3 जिलों की 660 हवेलियों को इसमें शामिल किया गया है। इनको संरक्षित करने के लिए, इनको सुरक्षित करने के लिए सरकार आधारभूत ढांचे का विकास करेगी। तो बस याद रखना कि 660 से अधिक हवेलियां शामिल है शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना में। और ये जो 5 पॉइंट है आपके, बार म्यूजियम झुंझुनू, ब्रज कन्वेंशन सेंटर भरतपुर, खुड़ी जैसलमेर, कुलधरा जैसलमेर, आपको याद रखने भाई, यहाँ से आपके एग्जाम में बड़े शानदार प्रश्न बनेंगे। आगे है 7वां स्तंभ है आपके सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन। सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कि राज्य में सुशासन स्थापित हो, शासन व्यवस्था अच्छी चले, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखना, एक बात समझने वाली बात है कि अगर आप शासन में, प्रशासन में जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हो, IT का उपयोग जितना ज़्यादा होता है, आपको शासन व्यवस्था उतने अच्छे से आप चला सकते हो, ठीक है। मैंने बताया कि जैसे आपका कैमरा है, तो कैमरा तीसरी आंख होती है, आप एक जगह बैठकर बहुत सारी जगह पर आप नज़र रख सकते हैं कैमरे के द्वारा। तो जब आपके संस्थाओं में, सरकारी संस्थानों में जब आपके IT का प्रयोग बढ़ेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी की चीज़ें बढ़ेगी, तो आपका शासन व्यवस्था और आसान हो जाएगी। तो उसके लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। पहली बात है, नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स प्रस्तावित है। ये सरकार ने बोला हम ऐसे रिफॉर्म्स करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स। अगली न्यूज है, स्मार्ट सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, समस्त नगरीय निकायों में स्मार्ट सेवा केंद्र बनेंगे। नवीन IT पॉलिसी आएगी, नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति लाई जाएगी। ये 3 बातें हैं जो प्रस्तावित है, लाई जाएगी। अगली बात समझना, मिनी ई मित्र के रूप में 25,000 युवा और महिलाओं को अधिकृत किया जाएगा। 25,000 युवा और महिलाओं को किसके रूप में, मिनी ई मित्र के रूप में आपके अधिकृत किया जाएगा। मरुधरा आपके जैसलमेर में है, राजभूमि डिजिटल एटलस तैयार किया जाएगा।
पंचायती राज संस्थाओं को स्टेट पंचायत अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसकी घोषणा की है कि आने वाले समय में स्टेट पंचायत अवार्ड हम प्रदान करेंगे पंचायत राज संस्थाओं में जो भी उत्कृष्ट कार्य करती है। R4C की स्थापना की जाएगी, राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। R4C का मतलब क्या है? RCCCC, इसका मतलब है राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, इनकी स्थापना की जाएगी I4C की तर्ज पर। I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, इसकी तर्ज पर R4C की स्थापना की जाएगी आपके जयपुर में। ये रटने वाली बात है, ठीक है, सारी चीज़ें समझना, ये प्रस्तावित है। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रावधान अपन पढ़ने वाले हैं। 8वां स्तंभ है कृषि विकास के लिए और किसान कल्याण के लिए। कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए ये विकल्प, ये जो स्तंभ है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2026-27 में 50,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए का व्यय? 1500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा भाई, याद रखना, 1500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। 50,000 सोलर पंप की स्थापना की जाएगी। उसके बाद में है नेपियर घास का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके लिए 5,000 किसान अधिकृत होंगे। कौन सी घास है? नेपियर घास है ना, तो नेपियर घास का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ये मैं कहूँगा कि एग्जाम में आने वाला पॉइंट है कि नेपियर घास का विकास का वितरण कितने किसानों को किया जाएगा, कितने किसान को शामिल किया जाएगा इस योजना में? तो 5,000 किसानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, ठीक है। 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नवीन उपहार विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे सभी जिलों में। नवीन उपहार विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे सभी जिलों में, बनाए जाएंगे, याद रखना। सब्जी मंडी, क्या है? सब्जी मंडी बनाई जाएगी बयाना भरतपुर में और सवाई माधोपुर में। अब जिसको ये लगता है कि यार ये सब्जी मंडी थोड़ी पूछते हैं, भाई एक बार 2025 के बजट के बाद के पेपर उठा के देखिए आप, मंडी भी पूछी गई है, उपकेंद्र भी पूछे गए हैं, इवन अधीनस्थ बोर्ड ने भी प्रश्न पूछे हैं। आरपीएससी के साथ में अधीनस्थ बोर्ड ने भी बड़े अच्छे प्रश्न पूछे थे यहाँ से। बजट घोषणा में मुश्किल से 4, 5, 7 पेज होते हैं, ठीक है। वहाँ से यदि आपको 2 प्रश्न मिल रहे हैं ना, इतनी बड़ी हिस्ट्री की बुक पढ़ने के बाद में आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं 7 पेज में, बजट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बताइए घाटे का सौदा किस में है ना? ये चीज़ें रटने वाली है, पढ़नी ही पढ़नी है। सब्जी मंडी बयाना भरतपुर में, अब ये चीज़ें वो है जो वर्ष भर करंट अफेयर में भी आएगी और प्रश्न में भी आएगी, ठीक है। तो ये तो सबको पढ़नी है, जो भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसे ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, बजट के प्रावधान पढ़ने होंगे, ठीक है। तो सभी नई सब्जी मंडी बनाई जाएगी बयाना भरतपुर में और सवाई माधोपुर में नई सब्जी मंडी बनेगी। नवीन उपहार विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे सभी जिलों में, ये उपहार केंद्र बनेंगे। 500 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कितने? 500, है ना। नेपियर घास का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अच्छा, कितने किसानों को मिलेगी नेपियर घास? भाई 5,000 किसानों को सरकार ने बोली है। 2026-27 में 50,000 सोलर पंप संयंत्र लगाने के लिए सरकार बोल रही है कि 1500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। आगे है नवीन कृषि उपज अनाज मंडी स्थापित की जाएगी। थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया, नवीन कृषि उपज अनाज मंडी। नवीन कृषि उपज अनाज मंडी स्थापित की जाएगी। बागीदरा बांसवाड़ा में है, सिकराय दौसा में है। राजियासर स्टेशन पड़ता है आपके सूरतगढ़ श्री गंगानगर के पास। राजियासर स्टेशन, अब जो रहते हैं सूरतगढ़ में उन्हें पता है ना, उनके लिए खुशी की बात है कि भैया आपके पास में नवीन कृषि उपज अनाज मंडी बनेगी, है ना। तो अनाज मंडी है भैया ना, अनाज मंडी स्थापित की जाएगी बागीदरा बांसवाड़ा में, सिकराय दौसा में और राजियासर स्टेशन है आपके सूरतगढ़ में, यहाँ ये मंडी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। सब्जी मंडी बनेगी बयाना भरतपुर में और सवाई माधोपुर में सब्जी मंडी की स्थापना की जाएगी। आगे चलते हैं, ये समझ लीजिए इस स्लाइड से एक प्रश्न कोई नहीं ले सकता आपसे, एक प्रश्न तो पक्का है इस स्लाइड से। आप सोचोगे कि यार एक प्रश्न कहाँ से आएगा, अभी बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक फूड मार्केट बनेगा। कौन सा मार्केट बनेगा? ऑर्गेनिक फूड मार्केट बनेगा। कहाँ बनेगा? जोधपुर में, कोटा में और उदयपुर में। ऑर्गेनिक फूड मार्केट बनेगा जोधपुर, कोटा, उदयपुर में। एक जोधपुर में बनेगा, एक उदयपुर में बनेगा और एक कोटा में बनेगा ऑर्गेनिक फूड मार्केट। अब लगा होगा आपको ये तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जब से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना शुरू हुए हैं, आप ताजुब करोगे राजस्थान के हर पेपर में लगभग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपसे पूछा जा रहा है ना। अब नए एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे आपके, ठीक है। मैंगो का बनेगा बांसवाड़ा में,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा बांसवाड़ा में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किन्नू, किन्नू के लिए बनेगा श्री गंगानगर में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनियन, ठीक है, तो प्याज के लिए और सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा अलवर में। बांसवाड़ा में किसके लिए है? आम के लिए। श्री गंगानगर में किसके लिए है? किन्नू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, है ना। और आपके प्याज के लिए और वेजिटेबल्स के लिए कहाँ बनेगा? अलवर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, है ना। उसके बाद में है वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित खेती के लिए 5000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित खेती के लिए बजट 2026-27 के अनुसार वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम खेती के लिए कितने किसानों को अनुदान प्रदान किया जाएगा? याद रखना 5000 किसानों को ये अनुदान प्रदान किया जाएगा भाई, ठीक है, याद रखना इसको। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मैंगो बांसवाड़ा में, किन्नू के लिए गंगानगर जाना है ना। और बात करें प्याज की और सब्जी, प्याज सब्जी एक साथ ही मिल जाती है, तो आप अलवर चले जाओ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। मिशन राज गिफ्ट शुरू किया जाएगा। मिशन राज गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लेवलीहुड, ठीक है। क्या मतलब है इसका? तो गिफ्ट में ये मिशन राज गिफ्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि इसका संबंध किस चीज़ से है, तो याद रखना राजस्थान के जो विशिष्ट कृषि उत्पाद होते हैं, ठीक है, तो उन्हें विशेष पहचान मिले, है ना, उनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के विशिष्ट एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, जो एग्रो प्रोसेस्ड प्रसंस्कृत उत्पाद होते हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान दिलाने के लिए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिशन राज गिफ्ट शुरू किया जाएगा। इसमें समझने वाली बात है ये 4 पॉइंट। ऑर्गेनिक फूड मार्ट बनेगा कोटा, उदयपुर, जोधपुर में। मैंगो के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बांसवाड़ा में, किन्नू, गंगानगर। और सब्जी लेनी है, प्याज लेने हैं, तो आपको कहाँ जाना है? अलवर में जाना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। किसानों को गर्मी एवं बरसात से बचाने के लिए सीड निर्माण एवं मंडियों तक पहुंच सुनिश्चित हो, कि हम मंडी तक पहुंच जाए, तो उसके लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए बजट 2026-27 में कितनी राशि का आवंटन का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि आवंटित की जाएगी इसके लिए? याद रखना 350 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। सीड निर्माण के लिए किसानों को, आपके जो घर से लेकर अनाज मंडी तक किसान पहुंच जाए, उसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना कितनी? 350 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। एक योजना शुरू की गई है आपकी ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण योजना। योजना का नाम क्या है? ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना है। इस योजना में लाभ मिलेगा 35 लाख से अधिक किसानों को, ठीक है। ये इन्होंने बोला कि ये योजना हम शुरू करेंगे और इसमें 35 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना में 25,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कितना व्यय किया जाएगा? 25,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और इस योजना में 800 करोड़ रुपए व्यय ब्याज अनुदान पर खर्च करेंगे। 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर खर्च करेंगे। कितने? 800 करोड़ रुपए, है ना। ऋण व्यय कितना होगा? 25,000 करोड़ रुपए का ऋण व्यय होगा। 35 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण बीमा योजना, अल्पकालीन ऋण मिलेगा इसमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऋण मिलेगा इसमें, याद रखना। दीर्घकालिक सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर हेतु ऋण प्रदान किए जाएंगे। किसके लिए? दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। उसमें व्यय किया जाएगा 590 करोड़ रुपए। कितने? 590 करोड़ रुपए। ब्याज अनुदान है 5% का ब्याज अनुदान मिलेगा। और लाभ मिलेगा लगभग 26,000 किसान एवं लघु उद्यमियों को, ठीक है। लगभग 26,000 किसान और आपके लघु उद्यमियों को लाभ मिलेगा। 5% का ब्याज अनुदान मिलेगा। वहाँ कहती है आपके 800 करोड़ लोगों को 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ब्याज अनुदान पर। यहाँ ब्याज अनुदान 5% आपको मिलेगा। दीर्घकालिक सहकारी कृषि एवं नॉन फार्मिंग सेक्टर हेतु ये योजना शुरू की जाएगी। आगे है नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम। नॉलेज बढ़ाने के लिए, किसानों की नॉलेज बढ़ाने के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाएगा। राज्य से बाहर वो जाएंगे आपके, किसके लिए? एक्सपोर्ट विजिट के लिए। 2026-27 में कहा गया कि 3300 किसानों को राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान से बाहर एक्सपोजर विजिट का प्रावधान किया गया है। राजस्थान से बाहर वो जाएंगे, विजिट करेंगे, राज्य की विजिट करेंगे। और 3300 किसान किसके लिए? नॉलेज बढ़ाने के लिए, खेती के बारे में जानकारी अर्जित करने के लिए। एग्री स्टैक PMU का गठन किया जाएगा। याद रखना है किसानों को डाटा ड्रिवन कंसल्टेंसी सर्विस, प्रेसिजन इनपुट मैनेजमेंट, क्रॉप प्लानिंग सपोर्ट व मार्केट इंटेलिजेंस की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एग्री स्टैक PMU का गठन किया जाएगा। कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
पशुपालन में डेयरी के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, और ये प्रावधान समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार लगाने हैं लगा लीजिए। पशुपालन में डेयरी के लिए बजट 2026-27 में क्या प्रावधान किए गए हैं, याद रखना। पशु चिकित्सा उपकेंद्र बनेंगे 200 ग्राम पंचायतों में। पशु चिकित्सा उपकेंद्र बनेंगे 200 ग्राम पंचायतों में, ये याद रखना भाई, ठीक है। कितने ग्राम पंचायतों में? 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। कौन सा फंड है आपके? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया जाएगा, जो पहले 1000 करोड़ रुपए का था उसे 2000 करोड़ रुपए का किया जाएगा। समझना भाई एक बार वापस से। इन्होंने बोला है कि पशु चिकित्सा उपकेंद्र बनेंगे 200 ग्राम पंचायतों में। 200 ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा उपकेंद्र बनेंगे, है ना। पशु चिकित्सा उपकेंद्र बनेंगे, पशु चिकित्सा उपकेंद्र बनेंगे 200 ग्राम पंचायतों में। रटने वाली बात है, संख्या पूछी जाएगी, वन लाइनर में सीधा प्रश्न आएगा। उसके बाद में था राजस्थान कोऑपरेटिव, राजस्थान, क्या प्रश्न है आपके? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RCDIDF, RCDIDF, ये याद रखना है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है आपके पहले 1000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, इसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया भाई, है ना। कितना कर दिया है? 2000 करोड़ रुपए का ये फंड हो गया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी एंड डेवलपमेंट फंड जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है आपके 2000 करोड़ रुपए का, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, है ना। पशु चिकित्सा उपकेंद्र कितने हैं? 200 है। और डेयरी कोऑपरेटिव के लिए आपके फंड कितना हो गया? 2000 करोड़ रुपए का ये फंड हो गया, ठीक है। पोल्ट्री फीड यूनिट बनाई जाएगी तवीजी अजमेर में। पोल्ट्री फीड यूनिट बनाई जाएगी तवीजी अजमेर में, इसकी स्थापना की जाएगी। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा अलवर में। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा अलवर में। क्षमता होगी 3 लाख लीटर प्रतिदिन और 200 करोड़ रुपए का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट पर खर्च किया जाएगा। कितना? 200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, अलवर में स्थापित किया जाएगा। 3 लाख लीटर प्रतिदिन इसकी क्षमता होगी। तवीजी अजमेर में क्या है? पोल्ट्री फीड यूनिट, पोल्ट्री फीड यूनिट है तवीजी अजमेर में, याद रखना। 1000 नए दुग्ध संकलन केंद्र बनाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। दूध इकट्ठा करने के लिए शहरों में दूध लाया जाता है ना, तो गांवों में आप गांव वाले दूध देते हैं उनको, तो संकलन केंद्र बनाए जाएंगे आपके ग्रामीण क्षेत्रों में। 1000 नए दूध संकलन केंद्र। उसके बाद में नवा स्तंभ है हरित विकास एवं पर्यावरण से संबंधित। किससे संबंधित है? हरित विकास एवं पर्यावरण से संबंधित नवा स्तंभ है मिशन हरियालो राजस्थान। आपको पता है पहले भी चल रहा था। तो वर्ष 2026-27 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, है ना। कितना है? 10 करोड़ पौधे। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार आने वाले वर्ष में, आगामी वर्ष में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत कितने वृक्ष लगाए जाएंगे, कितने पौधारोपण किया जाएगा? तो 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, नमो नर्सरी शुरू की जाएगी सभी जिला मुख्यालयों पर, और नमो वन ये शुरू किए जाएंगे प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर। याद रखना, नमो नर्सरी है सभी जिला मुख्यालयों पर। जिला मुख्यालयों पर तो है नमो नर्सरी, और नमो वन जो है, नर्सरी है जिला मुख्यालयों पर, ठीक है, और वन है पंचायत समिति मुख्यालय पर। पंचायत समिति में वन बनेंगे और नर्सरी बनेगी जिला मुख्यालयों पर। ये रट लेना भाई, वन लाइनर में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कुंभा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा चित्तौड़गढ़ में 31 करोड़ रुपए की लागत से। इंपॉर्टेंट है, कुंभा देख के कुंभलगढ़ मत समझना और राजसमंद मत करना। कुंभा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? कुंभा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा आपके चित्तौड़गढ़ में, है ना। चित्तौड़गढ़ में ये पार्क बनेगा, 31 करोड़ रुपए की लागत से कुंभा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। रट लेना भाई, इस बात को याद रखना, एग्जाम में आएगा ये। कुंभा देख के राजसमंद कुंभलगढ़ नहीं करना है, ठीक है। ऑक्सीजोन मॉडल उद्यान बनेंगे आपके 16 जिलों में 32 करोड़ रुपए की लागत से। ऑक्सीजोन मॉडल उद्यान राजस्थान में बजट समीक्षा 2026-27 के अनुसार कितने ऑक्सीजन मॉडल उद्यान बनेंगे? कितने? 16 जिलों में बनेंगे भाई, ठीक है। नेचर पार्क बनेगा टोडा रायसिंहपुरा टोंक में टोडा रायसिंहपुरा, जहाँ पे हाड़ी रानी की बावड़ी भी है ना। यहाँ पे हाड़ी रानी की बावड़ी है भाई, है ना, हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंहपुरा टोंक में है ये। यहाँ नेचर पार्क स्थापित किया जाएगा टोडा रायसिंहपुरा टोंक में। नेचर पार्क रट लेना, नेचर पार्क। इको पार्क बनेगा बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में।
इको पार्क बनेगा बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेचर पार्क बनेगा आपके टोडा सिंहपुरा में। नमो वन कहाँ बनेंगे? पंचायत समिति मुख्यालय पर। नर्सरी कहाँ बनेगी? जिला मुख्यालय पर। नर्सरी जिला मुख्यालय पर, नमो वन है पंचायत समिति मुख्यालय पर। इको पार्क बनेगा बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में आता है। नेचर पार्क बनेगा टोडा सिंहपुरा टोंक में, है ना। ऑक्सीजन मॉडल उद्यान बनेंगे 16 जिलों में। कुंभा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा चित्तौड़गढ़ में भाई, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल, क्या है आपके? स्पेशलाइज्ड सेंटर बनेगा आपके ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जो पशु है उनके ट्रीटमेंट के लिए आपके एक सेंटर बनेगा, जो बनेंगे अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर में, ठीक है। जहाँ जहाँ भी जंगली जीव ज़्यादा है और उद्यान है आपके अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर और सवाई माधोपुर में। अब ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या बोला उसने कि वाइल्ड एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए, तो वाइल्ड एनिमल कहाँ होंगे? चाहे राष्ट्रीय उद्यान होंगे या फिर आपके अभ्यारण्य होंगे। जैसलमेर आएगा ऑप्शन में? नहीं आएगा। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर नहीं आएंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ठीक है, नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा अभ्यारण्य नहीं है, तो वो आप जोधपुर ऑप्शन से काट सकते हो। नागौर कुछ भी नहीं है, काट सकते हो ऑप्शन से। उस तरह के जिले आएंगे तो आप काट दोगे। बचे कुछ जिले जहाँ पे सेंचुरिया है, जैसे स्पेशलाइज सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल, जहाँ वाइल्ड एनिमल का निवास ज़्यादा है, वो जिले आपको ध्यान में रखने हैं। फिर सेम सेंटर है आपके किसके लिए? एवियन डिजीज, एवियन जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा, इस तरह के जो डिजीज है, रोग है, उनके लिए ट्रीटमेंट सेंटर बनेगा भरतपुर में, सांभर जयपुर में और मीठड़ी कुचामन में। अब सांभर जयपुर में क्यों बन रहा है? क्योंकि सांभर झील में एवियन इन्फ्लुएंजा के उदाहरण काफ़ी बार देखे गए हैं, ठीक है। जो पक्षी आते हैं यहाँ पे, प्रवासी पक्षी आते हैं सांभर झील में, यहाँ इस तरह के उदाहरण देखे गए हैं। तो भरतपुर में केलवदेव घना पक्षी अभ्यारण्य हो गया, सांभर झील हो गई आपके, ठीक है। ये भी आपके विश्व के पक्षियों का एक घर है। सांभर झील में आपके पक्षी आते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा का उदाहरण देखा गया है। और मीठड़ी कुचामन नागौर में, यहाँ इन 3 जगहों पर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एवियन डिजीज ये बनेगा भाई, है ना। इस पर स्टार लगा लीजिए, याद रखना है भरतपुर, सांभर और मीठड़ी, ठीक है। मीठड़ी कहाँ है? कुचामन में। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा जोधपुर में, है ना। पहले जयपुर में भी था एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले जयपुर में था, अब एक जोधपुर में भी बन जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनेगा जयपुर और जोधपुर में, पीपीपी मोड पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनेगा जयपुर और जोधपुर में। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी सार्वजनिक जो साझेदारी होती है, उस मॉडल पर ये बनेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? श्री करण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जोबनेर जयपुर में श्री करण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर बनेगा आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जिले में चयनित विद्यालय में क्या बनेगा? ग्रीन स्कूल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जिले का एक विद्यालय का चयन किया जाएगा। आगे है वन्य क्षेत्रों में मोबिलिटी बढ़ाने और वन्यजीव रेस्क्यू प्रणाली को सुधार करने के लिए रैपिड मोबिलिटी टीम का गठन किया जाएगा, है ना। वन्यजीवों की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, हलचल बढ़ाने के लिए वहाँ पे रैपिड मोबिलिटी टीम्स का गठन किया जाएगा। 291 में वन्यजीव एम्बुलेंस शुरू की जाएगी, इस पर व्यय किया जाएगा 25 करोड़ रुपए का, ठीक है। 291 में वन्यजीव एम्बुलेंस शुरू की जाएगी, ये बजट के प्रावधान है भैया ना, यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे आपके। ये 7 संभाग आपको याद रखने हैं और साथ में आपको याद रखना है क्या? अलवर, ठीक है। 7 संभाग प्लस अलवर में नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशन आपके शुरू किए जाएंगे। ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वन क्षेत्रों में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए और वन जीवों की मॉनिटरिंग के लिए 291 में क्या है आपके? वन्यजीव एम्बुलेंस शुरू की जाएगी, है ना। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला बनाई जाएगी जयपुर में। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला बनाई जाएगी आपके जयपुर में। क्यों बनाई जाएगी? पर्यावरण संरक्षण के लिए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए। स्टेट ऑफ द आर्ट कला मत समझना, चित्रकारिता पे चले जाओ, ऑप्शन को टिक कर दो, ऑप्शन में जरूर मिलती है इस चीज़, है ना। तो आर्ट देख के चित्रकारी या कलाकारी नहीं जाना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला शुरू की जाएगी जयपुर में। एक प्रणाली है आपके CAAQMS प्रणाली, इसका नाम क्या है? कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये स्थापित किए जाएंगे आपके NCR क्षेत्र में, जो कि एक तो है आपके थानागाजी अलवर में, दूसरा है बहरोड
ठीक है। बहरोड नीमराणा कोटपुतली नीमराणा में आता है। तीसरा है तिजारा जो कि खैरतल तिजारा में आता है। चौथा है बयाना भरतपुर में, तो बयाना भरतपुर हो गया, तिजारा हो गया, बहरोड हो गया और थानागाजी अलवर हो गया। इन 4 जगहों पर CAAQMS प्रणाली शुरू की जाएगी। क्यों? पर्यावरण संरक्षण के लिए NCR क्षेत्र में यह प्रणाली शुरू की जाएगी। रटनी है इस प्रणाली को। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला कहाँ बनेगी? जयपुर में। आर्ट से आर्ट को हटा देना है, क्या याद रखना है? पर्यावरण संरक्षण याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां स्तंभ है आपके 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी। कितनी है? 2047 तक, ये याद रखना भैया ना, 2047 तक क्या बनाई जाएगी? ये याद रखने वाली बात है, ये प्रश्न पूछा गया था इस साल, है ना। 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। ठीक है, पेन ही नहीं चल रहा है ना। 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की राजस्थान को अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा 2047 तक, याद रखना। तो इसके लिए कृषि बजट में प्रावधान किया गया है 2025-26 की तुलना में 2026-27 में 7.59% की वृद्धि। जो कृषि बजट है कि कृषि पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो कृषि पर जो खर्च किया जाता था पहले, तो उस खर्च की तुलना में 7.59% ज़्यादा खर्च किया गया है 2026-27 में। ये कहा गया कि बजट 2026-27 में 7.59% ज़्यादा हम खर्च करेंगे। किस पर? कृषि के लिए, किसानों के लिए, कृषि बजट के लिए, है ना। कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है राजस्थान में। ठीक है, याद रखना 2022-23 से कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है और उसमें जो व्यय है वो 7.59% अधिक खर्च है पिछले वर्ष की तुलना में, है ना। ये परसेंटेज सीधा ही एग्जाम में आएगा, याद रखना है। 10वां स्तंभ क्या है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर की राजस्थान को अर्थव्यवस्था बनाना 2047 तक। रटना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो अपना इसमें जो कह रहा था मैं बजट में, बजट 2026-27 है ना, 2026-27 इसकी क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो अपन ने यहाँ पे कवर किए हैं। कुछ और प्रावधान बचे हैं, जैसे टैक्स में क्या सुधार किए जाएंगे वो पढ़ेंगे अपन आर्थिक समीक्षा में, है ना। आर्थिक समीक्षा अपन लाएंगे जल्दी ही। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका 2025-26 का, ये जल्दी शुरू करेंगे। तो जुड़े रहिए नविका एकेडमी के साथ में। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न अपन डिस्कस करेंगे प्रश्न के साथ में कि पिछले साल बजट से या आर्थिक समीक्षा से किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए थे वो भी अपन डिस्कस करेंगे और नए क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने यार दोस्तों तक। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ अपन इसकी PDF शेयर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें रटनी है भाई। बजट के प्रावधान मैंने आपको बीच में बताया था कि बजट से जो प्रावधान इसमें बजट में अनुमोदित किए जाते हैं वहाँ से आपके प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि बजट के प्रश्न करंट अफेयर से भी आएंगे, आपके आर्थिक समीक्षा में भी आते हैं आपके, और आपके सिलेबस का पार्ट भी बजट होता है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ से प्रश्न आएंगे। क्या क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसे मैंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, आम के लिए कहाँ बनेगा? बांसवाड़ा में। तो ये 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पढ़े थे लास्ट में, अपन ने जयपुर में देखा था। नेचुरल फार्मिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट रटने हैं, सारी चीज़ें रटनी है। इसकी अपन PDF उपलब्ध करवा देंगे टेलीग्राम पे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।